सूरजगढ़ राज्य में राजा भैरव की दो पुत्रियां थीं, जिनमें एक राजकुमारी हमेशा सोने के नकाब में रहती थी और गांव वाले उनके नकाब के पीछे का सुंदर चेहरा देखना चाहते थे। और जब एक दिन वो नदी किनारे अकेले बैठी थीं, तब वहां राजा भैरव आए। पुत्री, आप यहाँ नदी के किनारे इस तरह क्यों बैठी हुई हैं? क्या बात है? बस ऐसे ही पिताजी, मेरा मन कुछ घबरा रहा था, इसलिए मैं एकांत में आकर बैठ गई। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। खैर, हम यहाँ आपको लेने के लिए आए थे। चलिए, हम दोनों महल चलते हैं। आइए। नहीं पिताजी, मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ, और वैसे भी यहाँ अभी कोई नहीं है, इसलिए मैं कुछ देर बाद खुद महल आ जाऊंगी। तो ठीक है पुत्री, अगर आप रुकना चाहती हैं तो ठीक है, रुकिए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि शाम होने से पहले आप किसी की भी नजर में आए बगैर महल लौट आइएगा। जी पिताजी, आप निश्चिंत। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि शाम होने से पहले आप किसी की भी नजर में आए बगैर महल लौट आइएगा। जी पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। राजा ये कहकर वहां से चले गए, जबकि राजकुमारी अनारा अपने चेहरे पर नकाब लगाए नदी किनारे बैठी पानी को देख रही थी कि तभी वहां दो आदमी आ पहुंचे। अरे रामू 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 मेरे भाई, वो तो देख। हाँ, ये तो वही नकाब वाली राजकुमारी है। और देख तो, आज यहाँ नदी के किनारे है, वो भी अकेली। हाँ, चल, आज हमारे पास मौका है, हम इनका चेहरा आज देख ही लेते हैं। क्या कहता है? अरे हाँ 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 हाँ, ये तो वही नकाब वाली राजकुमारी है जो अपनी सुंदरता को छिपाने के लिए सोने का नकाब लगाती है। आखिरकार आज हमको मौका मिल ही गया। अब चलो जल्दी से, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। आज इसके चेहरे का दीदार हो ही जाए। चला जा 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 जा, आज तो आएगा। वो दोनों राजकुमारी अनारा का चेहरा देखने के लालच में उनके पास जाते हैं, जबकि अचानक राजकुमारी अनारा उन्हें अपने करीब देखकर परेशान होती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे राजकुमारी? अरे आज तो हम आपका चेहरा देखे बिना कहीं जाएंगे ही नहीं। क्यों रामू? और नहीं तो क्या रे भोला, हम भी तो देखें आखिर इस सोने के नकाब के पीछे कौन सी सुंदरी है। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी राजकुमारी अनारा कुछ और कहती, तब अचानक उन दोनों ने आगे बढ़कर उनका नकाब उतारने के लिए खींचा, और तभी उनका चेहरा देखते हुए वो दोनों तुरंत पत्थर के बन गए। ये क्या हुआ? जादू एक बार फिर अपना काम कर गया। ये दोनों पत्थर के बन गए। इससे पहले मुझे देखकर कोई और पत्थर का बने, मुझे यहाँ से जाना होगा। राजकुमारी अनारा रोते हुए पीछे की तरफ भाग गई, ये जाने बगैर कि एक आदमी राजकुमारी अनारा का बिना चेहरा देखे भोला और रामू को पत्थर बनते देख चुका था। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब ये हुआ कि राजकुमारी कोई जादूगरनी है। मुझे ये बात सारे गांव वालों को बतानी होगी। हाँ। और फिर हरिया वहाँ से भागकर ये खबर सारे गांव में बताता है। दोपहर का वक्त था। घने जंगलों से एक कंवारी लड़की सारा, जो 9 महीने की गर्भवती थी, बुरी तरह से घबराई हुई जंगल में चली जा रही थी। तभी अचानक से उसके पेट में तेज दर्द उठता है। ये क्या? मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? लगता है बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है। फिर सारा वहीं जमीन पर बैठ जाती है और दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में एक बहुत ही खूबसूरत बेटी का जन्म होता है। मेरी बेटी तो
इस दुनिया में आ गई, पर मैं इस बच्ची को अपना नहीं सकती। अगर इस बच्ची को अपने साथ ले गई तो गांव वाले, समाज वाले, कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा, और ना ही मैं इस बच्ची के साथ अपना पूरा जीवन बदनाम बिता सकती हूँ। मुझे इसे त्याग नहीं होगा, क्योंकि मैं बिन शादी की माँ बनी हूँ, और ये बात मुझे सबसे छुपा के रखना होगा। फिर सारा उस मासूम सी चंदा को उठाती है और चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाती है। हाँ, बस यही एक रास्ता है। फिर सारा उस मासूम चंदा को गुफा में रख देती है। माफ कर देना मेरी बेटी, पर मैं तुम्हें अपना नहीं सकती, क्योंकि तुम एक नाजायज औलाद हो, और ऐसी औलाद को न ही दुनिया अपनाती है और न ही मैं इस बदनामी के साथ जी सकती हूँ। फिर सारा गुफा का दरवाजा बंद करती है और वहां से अपने घर चली जाती है। जैसे ही सारा घर पहुंचती है, तभी उसके पिता माधव वहां पर आ जाते हैं। क्या बेटी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? पूरे 3 महीने के बाद आई हो। तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम कहीं गई थी? हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। पिताजी, वो क्या है ना कि मैं आपको बताने ही वाली थी, पर मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी और वहां से आते वक्त मैं रास्ता भटक गई, इसलिए जंगल में ही एक बूढ़ी अम्मा के पास रहने लगी थी। और आज कई दिनों के सफर के बाद जैसे ही मैं अपने गांव की सीमा में आई, तो मुझे याद आ गया कि हमारा गांव यही है। चलो अच्छा है, तुम तो जानती हो 3 महीने पहले मैंने तुम्हारी शादी हर्ष के साथ तय कर दी थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने ये रिश्ता रोक के रखा है। अब जाओ और शादी की तैयारी करो। कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है। जी पिताजी, ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। फिर सारा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी गुफा के सामने से 2 गांव वाले गुजरते हैं और उन्हें चंदा के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गुफा से बच्ची की रोने की आवाज कैसे आ सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई नवजात बच्चा रो रहा हो। अरे सच में, कहीं ये गुफा शापित तो नहीं है? सुना है ऐसी गुफाओं में भूत रहते हैं, और कहीं हम लोगों को पकड़ लिया तो? मैं खामखा मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं, ये किसी बच्चे के रोने की आवाज है। चल कर देखते हैं। मुझे नहीं जाना। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे, कहीं सच में भूत निकल आया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर दोनों डर के मारे वहां से चले जाते हैं और उस मासूम चंदा को गुफा में वहीं रोते हुए छोड़ जाते हैं। इधर अगली सुबह सारा की शादी की धूमधाम से तैयारियां होती हैं और उसकी शादी हर्ष के साथ हो जाती है, जिसके बाद वो हर्ष के साथ अपने ससुराल चली जाती है।